हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। सो माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी इन इंडिया। मीन्स भारत में जो पॉलीगैमी है, ठीक है, उसका अभी क्या है, उसको लेकर लीगल जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या रहा है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2000 में। इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं जो है वो आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। साथ में क्या होगा कि आपके नोट्स में एक अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। एज यू ऑल नो कि इंडियन सोसाइटी का जो टॉपिक है करंट बेस से मैं हर क्लास में बोलता हूँ, इसलिए मेरा एक मोटिव है, एम है कि मैं आपको करंट बेस पे चीजें, आपको जो क्लास है हर एक टॉपिक को जो करंट अपडेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो चलिए, मैरिज सेक्शन से किन्सिप वाले सेक्शन से ये टॉपिक हमेशा रहता है। ये टॉपिक आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ में इंडियन सोसाइटी में भी हेल्पफुल होगा। क्लियर है? तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता सकता हूं कि एज यू ऑल नो कि 2022 में बहुत से बच्चों ने यूपीएससी में कहीं ना कहीं अपनी रैंक हासिल की है विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी, ठीक है, अनअकैडमी के साथ में तैयारी करके। तो यहाँ पे अभी आपके लिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है 26 मई को अब एग्जाम है, ठीक है, डेट कैलेंडर आ चुका है। तो रिपीटर्स बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे लाइव क्लासेस बाय द टॉप एजुकेटर, हाई क्वालिटी पावर पॉइंट नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में प्री मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपकी टेस्ट होंगे वो इवेलुएट होंगे, सीसेट जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे बताया जाएगा, आसान किया जाएगा, वन ऑन वन मेंटोरशिप अवेलेबल है और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे कि करंट अफेयर लास्ट 2 इयर्स के मिलेंगे, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सेल्फ स्टडी के लिए पीडीएफ और क्विज मिलेंगे और डेडिकेटेड डाउट सेशन भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो आप कोड यूज कर सकते हैं दीपक 1, ये मेरा कोड है, आप इस कोड को यूज करके हाई डिस्काउंट पे, क्लियर है, मेरी पर्सनल मेंटरशिप में यूपीएससी की तैयारी अनअकैडमी पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो देखेंगे आज का टॉपिक हम लोग का जो है पॉलीगैमी, तो उस पर क्या क्या है, क्या आंकड़े हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम इसके ऊपर आज एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक डेटा हमें मिलता है, ठीक है, कि पॉलीगैमी, तो बेसिकली जो बच्चे जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता दूं कि पॉलीगैमी जो को हम पॉलीगैमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक व्यक्ति मल्टीपल, मतलब मल्टीपल स्पाउस साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, यही जो पॉलीगैमी है इसको अगर हम डिटेल में देखें तो एक आ जाता है पॉलीगिनी और एक सेकेंड वन द पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीगिनी एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे मेन विथ मल्टीपल वाइफ्स, क्लियर है, साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल, एक ही समय में एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियां हैं, ठीक है। आप अगर एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो राजा दशरथ, ठीक है। उसके अलावा फिर पॉलीएंड्री की बात करूं मैं, तो पॉलीएंड्री में बताया जाता है कि इसमें विमेन जो है, मतलब जो वाइफ है, ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड आप लिख सकते हैं और क्लियरिटी आएगी, वाइफ विथ मल्टीपल हस्बैंड, ठीक है, मल्टीपल हस्बैंड। द्रौपदी का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं समझने के लिए। तो पॉलीगिनी और पॉलीएंड्री, ये जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉलीगैमी के अंडर में ही आता है। कहने का मतलब कि आज की हमारी चर्चा का विषय ये है कि भारत में ये जो पॉलीगिनी है, पॉलीएंड्री है, इसको लेकर क्या सिचुएशन है, हमारी कानून की किताबें क्या कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है, और प्रेजेंट में सिनेरियो क्या है। तो अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेटा अवेलेबल है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, ठीक है, जो 2019-20 का डेटा है। उसकी फाइंडिंग्स है कि भारत में सबसे ज्यादा पॉलीगैमी अगर आपको देखने को मिलेगा क्रिश्चियंस में देखने को मिलेगा, जो करीब 2.1%, मुस्लिम्स में 1.9%, हिंदू में 1.3% और अदर रिलीजियस ग्रुप में 1.6% आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो एक तो डेटा ये है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हायरार्की में कि हाईएस्ट जो है, ठीक है, हाईएस्ट जो है अमंग क्रिश्चियंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे कि साथ में जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन भी है। कहने का मतलब कि अगर हम इंडिया के मैप के बारे में 2 मिनट के लिए कैसे रैंडम मैप देखें तो यहाँ पे इन एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में
जो पॉलीगैमी हो सबसे ज्यादा पाई गई है। ठीक है, क्लियर है, मतलब अगर आप देखेंगे तो यहां पे प्रीवेलेंट है इन एरियाज में। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो 2005-6 में 1.9% पॉलीगैमी था, जो कम होकर 2019-20 में 1.4% आ गया है। कहने का मतलब कि पॉलीगैमी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी अभी रिसेंट फाइंडिंग के हिसाब से क्या हो रही है, कम हो रही है। ये किस ओर इशारा कर रहा है, ये हमें यहां पे ये बताना चाह रहा है कि जैसे ही एजुकेशन डेवलपमेंट एरियाज में होते हैं, ठीक है, लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता चलता है। ठीक है, क्लियर है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जब वो कहीं ना कहीं जो मेन पॉपुलेशन है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है या फिर जो हमारी सोसाइटी है, क्लियर है, उसमें जब एंटर होते हैं तो वहां पे उनके भी सोसाइटी के जो रहन सहन है, क्लियर, जो ट्रेडिशनल है, उनको त्याग कर कहीं ना कहीं न्यू फॉर्म ऑफ, ठीक है, सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो डेवलपमेंट रिसेंट हुए हैं, जो एजुकेशन का लेवल डेवलप हुआ है, उसकी वजह से देखा जाए तो वहां पे भी पॉलीगैमी जो है 1.9% से घटकर 1.4% आ गया है। तो इट मींस कि एक आपको डेटा यहां पे मिल गया कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, भारत के सभी जगहों पे पॉलीगैमी कम तो हो रही है, लेकिन अभी भी पॉलीगैमी परफॉर्म हो रही है, ये भी एक मुद्दा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे पे, तो देखते हैं कि हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क क्या है। तो लीगल फ्रेमवर्क में हम दो तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, पर्सनल लॉ और इंडियन पिनल कोड। पर्सनल लॉज में अगर आप देखेंगे तो एक है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है ये प्रोहिबिट करता है पॉलीगैमी को। ठीक है, पॉलीगैमी को प्रोहिबिट कर रहा है फॉर ऑल सिटीजन बट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब उनके धर्म में अगर है, जैसे इस्लाम में है, क्लियर है, तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो इस्लाम जो है उसको सिक्योर करता है। ठीक है, शरीयत सिक्योर करता है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 अलाउज मुस्लिम मैन टू हैव, ठीक है, अप टू 4 वाइफ्स। ठीक है, 4 जो शादियां हैं, ठीक है, वह करने का अधिकार यहां पर है। क्लियर है, तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है प्रोहिबिट तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीजन में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आप यहां पे देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करूं तो इट आउटलॉज पॉलीगैमी फॉर हिंदूज, फॉर बुद्धिस्ट, फॉर जैन एंड फॉर द सिख। क्लियर है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पॉलीगैमी जो है पूरी तरीके से क्या है, बैन है। पारसी मैरिज एक्ट एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 क्या कहता है, इट ऑल्सो प्रोहिबिट बाइगेमी फॉर पारसी। क्लियर है, जी हाँ, मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो पारसी एक्ट भी पॉलीगैमी या बाइगैमी जो द्विविवाह है उसके ऊपर रोक लगाता है। तो ये हमारे कुछ स्पेशल पर्सनल लॉज हैं जिनके बारे में आप यहां पे लिख सकते हैं अपने आंसर में। साथ में हम देखेंगे इंडियन पिनल कोड। तो हमारे इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 494 एंड सेक्शन 495 इज टॉकिंग अबाउट द पॉलीगैमी। 494 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बाइगैमी या पॉलीगैमी कर रहा है, ठीक है, तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी होगा। लेकिन वहीं पे 495 कहता है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड राइट्स टू द सेकंड वाइफ इन बाइगेमस मैरिज। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने छुपाकर, मतलब उसने बताया नहीं कि उसका पहला विवाह हो गया है, छिपाकर किसी महिला से विवाह कर लिया, ठीक है, और उस महिला को नहीं मालूम है जब उसका विवाह हो रहा है कि इसका जो इसका इस व्यक्ति का पहले भी, मतलब अगर आप देखेंगे तो शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, क्लियर है, ऑलरेडी मैरिड है, उस कंडीशन में जब उसे बाद में पता चलता है तो क्या उसके अधिकार, क्या दूसरा विवाह जो होगा वो क्या रद्द हो जाएगा, इलीगल माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा? उस कंडीशन में 495 आता है। 495 कहता है अगर जानकारी नहीं है इस सिचुएशन में, ठीक है, ये प्रोटेक्शन देता है और जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ठीक है, उसको कम से कम 10 साल की सजा का यहां पे, ठीक है, प्रावधान देखने को मिलता है। क्लियर है, तो उसको 10 साल की सजा होगी और जो सेकंड वाइफ है, ठीक है, उसके राइट्स को भी, उसके चिल्ड्रन के राइट्स को भी यहां पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो दीज आर द 2 लॉज दैट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्सेप्शन और स्पेशल केस है अबाउट द गोवा। ठीक है, बोला जा रहा है कि गोवा में आपने देखा होगा कि गोवा पोर्चुगीज के अंडर में था, 1961 में इंडिपेंडेंट होता है उनसे,
1961 में, आजादी के काफी साल बाद में। फिर भी वहां पे उसके बाद से ही वो जो उनका कानून चल रहा था पोर्चुगीज का, वही कानून लंबे समय तक चलता आ रहा है। उसी कानून के द्वारा जो बाइगेमस या फिर बाइगेमी या फिर जो पॉलीगेमी है उसे वैलिड किया गया है, भाई कोई कर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टेटमेंट में नीचे एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गोवा यूनिक पर्सनल लॉ अलाउ हिंदू मैन टू प्रैक्टिस बाइगेमी अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, सो दिस प्रोविजन इज वर्चुअली रिडंडेंट। ये प्रोविजन जो है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके पीछे कारण क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि 1910 के बाद में कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिला है, मतलब अधिकार तो है लेकिन 1910 के बाद में कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। इस आधार पे हम इसे एक्सेप्शन तो मानते हैं और स्पेशल केस भी मानते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट जो होंगे लीगल फ्रेमवर्क के, ये समझ में आगे होंगे। आइए अब मैं बात करता हूं लीगल प्रेसिडेंट्स के बारे में, जिनमें मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है पॉलीगैमी को लेकर। तो बोला जाता है कि कन्वर्जन सोलली फॉर बाइगेमी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। इसके लिए सन 2000 का एक जजमेंट जो है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक बार हमें वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि और भी क्या डेवलपमेंट आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। तो यहां पे देखेंगे, बोला जाता है कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सन 2000 का केस है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में, एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ये केस था, जिसमें ये केस जो है वो चैलेंज करता है किसको, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फॉर ऑफ सर्टेन प्रैक्टिस रिलेटेड टू कन्वर्जन एंड मैरिज। कहने का मतलब, लगातार भारत में बहुत चीजें ऐसी देखी गई कि एक व्यक्ति हिंदू है लेकिन वह हिंदू से इस्लाम या मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो रहा है दूसरा विवाह करने के लिए। मतलब कन्वर्जन इज ओनली फॉर द सेकेंड मैरिज, क्योंकि इस्लाम में 4 शादियों तक क्या है, परमिशन। तो ऐसे क्या व्यक्ति कोई केवल विवाह करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए अगर कन्वर्ट होता है तो क्या वो वैलिड होना चाहिए? उसी इंसिडेंट को, उसी एक्ट को, वो जो घटना है कि जो लोग कन्वर्ट होते हैं फॉर ओनली पर्पज ऑफ द मैरिज, उसकी वैलिडिटी को लेकर चैलेंज किया। जब ये केस चैलेंज हुआ तो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसे कन्वर्जन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कन्वर्जन टू इस्लाम फ्रॉम हिंदू सॉलिडली फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग बाइगेमी, केवल आपको दूसरा विवाह करने के लिए अगर आपने हिंदू से इस्लाम धर्म में कन्वर्जन किया है तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा, एंड नॉट प्रोटेक्टेड अंडर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इससे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं माना जाएगा। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एक व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे धर्म को अपना सकता है। लेकिन अगर दूसरा धर्म अपनाने के पीछे जो व्यक्ति जिस पहले धर्म में था उसमें जो संबंध हैं उस संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो ऑन द एथिकल बेस सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया कि भाई ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर में प्रोटेक्टेड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे व्यक्ति केवल विवाह करने के लिए इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वह पूरी तरीके से क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। दूसरा यहां पे देखेंगे, इट ऑल्सो इनवैलिड द सेकेंड मैरिज। ठीक है, जी हां, इफ अ मैरिड हिंदू मैन कन्वर्ट टू इस्लाम, ठीक है, अगर विवाहित हिंदू व्यक्ति इस्लाम धर्म को में आता है इसलिए ताकि वह किसी दूसरी महिला से विवाह कर सके, तो सेकेंड मैरिज सुप्रीम कोर्ट कहता है कंसीडर्ड इनवैलिड अंडर द लॉ। क्लियर है? जी हां। अब यहां पे आप पूछोगे अगर सर इसको मालूम ही नहीं है, तो मालूम नहीं है तो कन्वर्जन ही नहीं करेगा, और कर भी रहा है तो हमारे 495 उसका इंतजार कर रहा है, 10 साल की सजा तो होगी, चिंता की बात नहीं है। हमारे यहाँ पे कानून जो है घेर के तो रखा हो, लेकिन कुछ तरीके से कुछ स्पेशल जो एक्ट हैं वो उनको कहीं ना कहीं छूट भी दे रहे हैं।
क्लियर है? तो उसको लेकर भी आज आपको एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं दूंगा, जिसमें आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालकर उसका आंसर लिखेंगे। आगे देखेंगे, लीगल प्रिंसिपल स्टैब्लिश्ड। अब यहां पे कुछ लीगल प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुए इसी केस के बाद में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सैंक्शन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस लाइक बाइगेमी। देख रहा है आपको कितना अच्छा बोला। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, वो संवैधानिक है, लेकिन हमारा संविधान बाइगेमी जैसी, ठीक है, जो ऑफेंस है उसको करने के लिए, ठीक है, हमारे यहां पे संविधान इजाजत नहीं देता है। दैट्स व्हाई वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नहीं आएगा। क्लियर है? दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो कहता है कि प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द फर्स्ट वाइफ एंड अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज अंडर द हिंदू पर्सनल लॉ। क्लियर है? और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो जो पहली पत्नी है उस पहली पत्नी के अधिकार भी सुरक्षित रखे जाएंगे। क्योंकि मान लो इसमें केस कौन करेगा? पहली पत्नी तो करेगी कि साहब फलाने हमारे पति थे, विवाह कर लिए हैं धर्म बदल कर, तो मान लो फलाने पकड़ गए, फलाने को 494 के अंडर में 7 साल की सजा हो गई, जुर्माना भी हुआ, लेकिन फिर उसका क्या? तो बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से उसकी जो बोला जाता है कि राइट्स हैं, उन राइट्स को सिक्योर रखा जाएगा। क्लियर है? जी हां, उसको पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वह एक जो वैवाहिक संबंध में जो मतलब रही है, ठीक है, वहां पे सामने वाले व्यक्ति की गलती, उसके अधिकार, उसके संपत्ति पे अधिकार, सारी चीजें जो होंगी एज यूजुअल हमेशा उसके साथ में उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब कानून के द्वारा उसको सुरक्षा मिलेगी। तो ये आप देखेंगे कि लिली थॉमस का एक बहुत ही अच्छा केस था, ठीक है, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने एक कहीं ना कहीं आपको एक केस स्टडी भी मिल गई कि किस प्रकार से जजमेंट आया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर भी, पॉलीगैमी को लेकर भी आपको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है, जो फर्स्ट वाइफ है उसकी सिक्योरिटी क्या होगी भाई, जिस रिलीजन से है उस रिलीजन में होगी। ठीक, उसके राइट्स की प्रोटेक्शन, ये सभी पॉइंट आप अच्छे से आई होप यहां तक समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडी। अब अगर एग्जाम्पल और केस स्टडी में देखें, सबसे पहला असम गवर्नमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम केसेस हैं, मैक्सिमम केसेज ऑफ पॉलीगैमी इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन 1.9% से रिड्यूस होकर डेटा 1.4% भी पहुंचा है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि रिसेंट में आसाम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इसके अलावा दूसरे भी हैं, आपको एजुकेशन और बाकी डेवलपमेंट भी है, लेकिन साथ में सरकार ने भी कुछ किया है। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की टू एग्जामिन पोटेंशियली बैन पॉलीगैमी थ्रू द लेजिस्लेटिव एक्शन, कि हम किस तरीके से पॉलीगैमी को बैन कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा। सेकंड आप देखेंगे, कन्वर्जन फॉर बाइगैमी। ठीक है, इंस्टेंसेस वेयर मेन कन्वर्टेड टू इस्लाम प्रैक्टिस पॉलीगैमी। तो अभी आपको सन 2000 के केस के बाद आपको मालूम होगा कि कहीं ना कहीं डीम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब भारत में यह असंवैधानिक माना जाता है। और गोवा का जो एक्सेप्शन है बाइगैमी लॉ को लेकर, ठीक है, हिंदूज को लेकर, उसमें आपने देखा होगा कि नो रिकॉर्डेड केसेस सिंस 1910। ठीक है, 1910 के बाद में ऐसे कोई केस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो इट इज वर्चुअली रिडंडेंट। ठीक है, अब इसकी कोई भूमिका उतनी ज्यादा नहीं रह गई है। अब अगर आप ट्राइब के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो पॉलीगैमी है, उसमें जो पॉलीगिनी है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नागा ट्राइब में। ठीक है, नागा के साथ में गोंड में, बैगा में, ठीक है, टोडा में और लुसाई में।
अगर आप देखेंगे तो पॉलीगिनी जो है, ठीक है, जहां पे अ हस्बैंड विद द मल्टीपल वाइफ्स नागा, गोंड, बैगा, टोडा और लुसाई में देखने को मिलेगा। क्लियर है? जी हाँ। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि जो पॉलीएंड्री है, ठीक है, पॉलीएंड्री जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने लास्ट क्लास में कराया भी था, खैर वो सोशियोलॉजी की क्लास थी। खस, टोडा, ठीक है, खस में आपको देखने को मिलेगा, टोडा में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ, मतलब नॉर्मली यही आपको देखने को मिलेंगे। खैर इसको हटा, हाँ एक आप अगर लिख सकते हैं, नायर में लिख सकते हैं, आपको नायर में भी देखने को मिल जाता है। क्लियर है? हाँ, जहां पे जो वाइफ है, ठीक है, विथ मल्टीपल हस्बैंड साइमल्टेनियस, ठीक है, और यहां पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो हस्बैंड विथ मल्टीपल वाइफ्स। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल आपको दे दिया ट्राइब से रिलेटेड, ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ऐसी और भी अपडेट चाहिए होंगी क्लासेस में तो मुझे जरूर बताना, ठीक है, उस हिसाब से मैं इसको आगे करा भी रहा हूं। चलिए आगे देखेंगे इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें सबसे पहले आता है चिल्ड्रंस राइट। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग है, मतलब संतान जो है फ्रॉम द बाइगेमस मैरिज हैव द सेम राइट्स एज दोज फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। अगर बाइगेमस मैरिज से कोई संतान है उसको उतना ही अधिकार मिलेगा जितना कि उस संतान को मिल रहा है जो पहले विवाह से है। क्लियर है? तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चिल्ड्रन के अधिकार जो वो सिक्योर हो रहे हैं। दूसरा, लीगल चैलेंजेस, मतलब जो भी इंडिविजुअल पॉलीगेमस कर रहा है या पॉलीगेमी मैरिज में है, उसको समय समय पे लगातार बहुत सारे लीगल चैलेंजेस या फिर कानूनी जो चुनौतियां हैं, ठीक है, उसका सामना करना पड़ सकता है। क्लियर है? तो आप देखेंगे इस पूरे सेशन में मैंने आपको एनालिसिस और एनालिसिस के साथ साथ में जो फैक्ट स्टैट्स जो डेटा है वो दोनों मैंने आपको कवर कराए। नाउ इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप इस क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका आंसर लिखें कि पॉलीगैमी इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ myriad of the factors ranging from the religious belief to legal framework। क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, जब क्रिटिकल एनालाइज करना है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों को बात करना, मतलब एक तरफ आप बोलोगे कानून भी, एक तरफ प्रेजेंस भी है। ठीक है, एक तरफ अवेयरनेस भी, एक तरफ प्रेजेंस भी है। क्लियर है? जी हाँ, एक तरफ संख्या कम हो रही है लेकिन फिर भी अभी प्रेजेंट है। तो ऐसे आप क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है पॉलीगैमी के बारे में, आपको अच्छा से इंट्रोडक्शन देते हुए, ठीक है, कानून वगैरह लिखते हुए, फिर आप नीचे क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं या फिर हर एक पॉइंट के बाद में ही उसके जो निगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? जहां पे आपको देखना है रिलीजियस बिलीफ से लेकर जो हमारे अलग अलग जो धर्म है उन वो क्या कहते हैं, और वहां से लेकर आपको कानूनी जो दाव पेच है जो आज मैंने लीगल फ्रेमवर्क बताया थे, इन सभी पे आप इसका एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप आंसर लिखकर सबमिट करेंगे। मैं टेलीग्राम आपको बता देता हूं, दीपक1 यूपीएससी, आपको नोट्स वगैरह सब यहीं पे मिलेंगे। इंडियन सोसाइटी के मैं बहुत अच्छे नोट्स बना रहा हूँ, वो भी यहीं पे मिलेंगे। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द सेशन, जो अगला सेशन मेरा आने वाला है वो सेशन जो होगा उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी या इंडियन कल्चर। ठीक है, हमारे समाज के जो साइलेंट फीचर्स जो हैं, मुख्य विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं, उनको मैं आसानी से आपको समझाऊंगा करीब 20-25 मिनट के सेशन में। ठीक है, जो कि आपको इजी टू रिमेंबर रहेगा। क्लियर है? याद रखने में आसानी रहेगी। तो उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी यूपीएससी की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। 27 जीएस 8 टेस्ट सीसेट के 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो 4999 में पड़ेगी और ना आपको 7500 में पड़ेगी। ठीक है, दूसरा अगर आप यहाँ देखेंगे मेंस का टेस्ट है जो 14999 में अवेलेबल है। यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया जा रहा है। इवेल्युएशन जो है वो 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। मॉडल आंसर भी मिल जाएगा, लाइव डिस्कशन भी होगा, इंक्लूड एसे पेपर एंड अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ठीक है, जी हाँ, साथ में आप ईएमआई पे भी ले सकते हैं। कोड आप यूज कर सकते हैं दीपक1। क्लियर? चल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसे ही और भी क्लासेस में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक है, इंडियन सोसाइटी का जो भी पेपर मेंस का आया है इस बार आपने देखा होगा, ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अपडेशन, या फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए करंट अपडेट करना है।
तो आप बेसिक के लिए मेरी इंडियन सोसाइटी के लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी कवर करने वाला हूं, ठीक है। हफ्ते में 3 दिन मेरी वीडियोज आएंगी, अब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम को 6 बजे। तो अपडेट रहिएगा, शाम को 6 बजे वीडियो इसी चैनल पे आपको अवेलेबल होगा, और उसको नोट डाउन करते रहें, अपनी एक कॉपी बनाएं, साइड में लिखते रहें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए भी, ठीक है, और साथ ही साथ यूपीएससी क्रैक करने में भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।